नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, जनता में सस्पेंस बरकरार, रात तक हो सकता है खुलासा। राठौड़ और जोशी का एमडीएम अस्पताल में निरीक्षण, बंद पड़े कार्डियक सेंटर पर बिफरे। एमडीएम में नए ऑर्थो वार्ड का लोकार्पण। रेल कर्मचारी कर रहे पुरानी पेंशन योजना की मांग, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव कल। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 16वें विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आ गए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई, मगर आज 5वें दिन भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लोग अपने अपने स्तर पर कयास लगाते जा रहे हैं। सोशल मीडिया कयासों को लेकर जोरों पर चल रहा है, मगर अब तक तस्वीर साफ तौर पर नजर नहीं आई है। वैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ कई लोगों के नाम से चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार और पर्यवेक्षकों का निर्णय इसमें सर्वमान्य होगा। प्रदेश की राजनीति में क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार फिर मुख्यमंत्री बन पाएगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा? जानकार सूत्रों की माने तो इस बार प्रदेश को 2 उप मुख्यमंत्री भी मिल सकते हैं। इस कारण यह बताया जाता है कि प्रदेश में 50 जिलों का गठन पूर्ववर्ती सरकार करके जा चुकी है। ऐसे में यह तो साफ तौर पर लगने लगा है कि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर इसमें सच्चाई कम नजर आती है तो केंद्र सरकार का राजस्थान के नेता और विधायकों के साथ बातचीत का दौर भी जारी है। इस बार प्रदेश में मुख्यमंत्री की सीट किसके नाम होगी, संभवतः इसका खुलासा आज रात तक हो सकता है। विधायक बालकनाथ और अब रेल मंत्री अश्विनी का नाम भी चलने लगा है। बहरहाल देखते हैं कि कौन प्रदेश की सत्ता को संभालने के काबिल है। ये तो केंद्र की मोदी सरकार पर निर्भर करेगा कि वे किससे ताज पहनाते हैं। प्रदेश की सरकारी चिकित्सालयों की दशा और दिशा सुधारने के लिए राज्य सरकारें कई योजनाओं के तहत काम कर रही है, मगर चिकित्सालय की व्यवस्थाएं संभाल रहे प्रबंधन खुद ही किसी लाचारी का हवाला देकर कामों की ढिलाई बरत रहे हैं। ना सिर्फ सरकारें मदद करती है, बल्कि दानदाता भी खूब सरकारी अस्पतालों की मदद करते हैं ताकि हर आने वाली मरीज को वहां अच्छी चिकित्सा सुविधा नसीब हो सके, मगर फिर भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा ही जोधपुर शहर का एक चिकित्सालय मथुरादास माथुर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सरदारपुरा प्रत्याशी रहे प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ और सुरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी ने आज किसी परिचित से मिलने यहां मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे। प्रोफेसर राठौड़ एवं जोशी ने मिलकर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कच्छावा सहित टीम को बुला लिया और बाद में वे अस्पताल के दौरे पर लग गए। एक कार्डियक वार्ड जो कि दानदाता आनंद राठी और सुरेश राठी परिवार की तरफ से करवाया गया था, 30 वार्ड के इस कार्डियक वार्ड को बाद में लोकार्पित कर जन सेवा के लिए समन अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात और हैरत की बात यह है कि राठौड़ और जोशी को जब लगा कि इस वार्ड का ताला लगा हुआ था, 30 बेड के इस वार्ड का ताला देख वे अचंभित होने के साथ काफी नाराज भी हो गए। उन्होंने डॉक्टर कच्छावा और स्टाफ की क्लास लेनी शुरू कर दी। फिर उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि राठौड़ ने कहा कि वे किसी परिचित अथवा परिवार के सदस्य की कुशलक्षेम पूछने अस्पताल आए हैं। मानव सेवा संस्थान के भामाशाह आनंद और सुरेश राठी परिवार की तरफ से बहुत शानदार और जानदार अत्याधुनिक 30 बेड का कार्डियक वार्ड बनवाया गया। उस पर ताला लगा मिला, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। किसी भामाशाह द्वारा अपनी गाड़ी कमाई से जनसेवा को सुपुर्द किया जाता है, मगर यहाँ पर मामला ही उलट नजर आता है। वार्ड पर ताला लगा दिया जाता है। उन्होंने निरीक्षण के बाद कहा कि जो भी त्रुटि या गलती हुई उसे सुधारा जाए, अन्यथा आगामी दिनों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बारे में सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी का कहना था कि यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जिन दानदाताओं ने अपने खून पसीने की कमाई को लेकर काम करवाया वह बंद पड़ा है। यह प्रशासन की कमजोरी और शिथिलता दर्शाता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार के सक्षम मामला उठाया जाएगा और कॉलेज प्रिंसिपल से कहा गया कि वार्ड का उपयोग किया जाए। लोगों को करोड़ों रुपया इसमें लगा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कच्छावा ने कहा कि कार्डियोलॉजी के रूप में वार्ड को आरंभ किया गया है। अभी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, मगर उसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, ये निरीक्षण नहीं था, ये परिवार के और जोधपुर के कुछ सदस्य जिन्हें दिल की बीमारी हो गई थी,
उनकी कुशल से हम पूछने हम आए थे। चूंकि आज मानव सेवा संस्थान द्वारा एक भामाशाह द्वारा आनंद राठी सुरेश जी राठी द्वारा ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत शानदार जानदार 30 बेड का अति आधुनिक बनाया गया था। जब हम यहाँ पहुंचने गए तो हमारी जानकारी के अंदर था, अखबारों में लगातार पढ़ते थे, यश ले रहे थे कि राजस्थान का पहला इमरजेंसी कार्डियक जोधपुर में भामाशाह द्वारा तैयार। तो मैंने कहा भैया आज जो देखा है उसके अंदर स्टाफ की क्या व्यवस्था रहेगी, पहली वाली कैसी व्यवस्था है। तो अफसोस के साथ कह रहे हैं कि उसके ताला लगा हुआ था। अपने पसीने की कमाई करके जो भामाशाह ताकि मौत से कुछ कदम दूर अपने परिजनों को बचा सके और उनके ताले लगे, और ये एक कहा जाए कि साहब ये तो यहाँ स्टाफ नहीं था, हम इसको नहीं कर सके। तो कथनी करनी, जब मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में सारी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क होती है और यहाँ दबाव ज्यादा आया कि साहब मैन पावर कम है, निजी क्षेत्र को दे दिया गया, वहां कोई कानून ध्यान में नहीं, विधि ध्यान में नहीं, प्रस्ताव ध्यान में नहीं, उसको यहां लगा देते ताकि यहां का मरीज मान लीजिए आप पधारे हैं, खून की जांच है, इनके 3 घंटे लग रहे हैं, तो कह देते साहब आप बाहर पधारो, आपकी यहां जांच हो जाएगी, आपका समय खराब नहीं होगा, ताकि इनका पैसा नहीं लगे। ये बता दिया जाता है साहब इस क्षेत्र में जाइए, उस दुकान पे जाके करवाइए। तो क्या ये यहाँ पर निजी क्षेत्रों से या रिटायर्ड व्यक्तियों को हार्ट के पेशेंट जो इमरजेंसी के अंदर आते हैं, वो रात को 2 बजे हार्ट का पसीना छूटता है, वहां एक्सीडेंट के लोग, अग्नि के लोग, उनके बीच के अंदर परिवार वाले लोगों की धड़कनें वैसे बड़ी हुई होती है। और जब दानदाता भामाशाह ऐसी चीजें बनाते हैं तो प्रशासन को आगाह किया है, वो तालमेल करके समन्वय करके जिन भामाशाहों ने जन कल्याण के लिए योजना की है, सरकारी अगर कोई कमी है आप हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामने लाइए, उसको दूर करेंगे। लेकिन हाँ, जहां नजरअंदाज किया गया है, त्रुटि की गई है और भेदभाव किया गया है, वो आगामी दिनों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शर्मनाक स्थिति है कि जिन दानदाताओं ने अपना खून पसीने की कमाई का पैसा लगाकर वार्ड का निर्माण किया और वो वार्ड है ना बंद पड़ा है। ये प्रशासन की शिथिलता है, प्रशासन की कमजोरी है। निश्चित रूप से राज्य सरकार तक ये मामला उठाएंगे और आज प्रिंसिपल साहब को भी कहा है कि कैसे कैसे करोड़ों रुपए जिस स्थान पे लगे हैं वो आम जनता के काम आए। एक तरफ आम जनता बेड के लिए इधर भटकती है, दूसरी तरफ 50 बेड आपके पास है ना बंद पड़े कमरे में, ये स्थितियाँ ठीक नहीं है ना। इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकार के माध्यम से उठाएंगे। प्रिंसिपल साहब को भी कहा है ना ठीक करने का प्रयास करेंगे, जो ठीक है नहीं तो सरकार के माध्यम। कार्डियक इमरजेंसी के रूप में डेवलप किया गया था और कार्डियक में हमारी कुछ 8 पोस्टें सेंक्शन थी। तो कार्डियक इमरजेंसी के लिए हम लोग यही सोच रहे थे कार्डियक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एमडी कार्डियोलॉजी। तो वो अभी जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है तो हम शुरू करा देंगे, पर कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, एमडी वाले डॉक्टर हम लगा के हम इसको अतिशीघ्र शुरू करा देंगे। और अभी एक विचार ये भी आया है कि इसको हम सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी कर दें, जिसमें न्यूरो भी हो जाएगा और गैस्ट्रो भी हो जाएगा, कार्डियो भी हो जाएगा। तो इन तीनों से हमें एक एक रेजिडेंट लेके शुरू करें, देखते हैं। अभी हम हमारे पास बैठे हैं और हम बुला के मीटिंग जो भी बेस्ट होगा दैट वी आर गोइंग टू डू। कितने टाइम से सर ये बनके तैयार कर रहा था? ये करीब 3-4 महीने हो गए इसको। शहर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में आज नए ऑर्थो वार्ड आरंभ किया गया। आनंद राठी ग्रुप ने मानव सेवा संस्थान के सहयोग से 7 आधुनिक वार्ड का आरंभ किया। यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष घनश्याम ओझा और सचिव शिव नारायण मुंद्रा ने बताया कि आनंद राठी ग्रुप की तरफ से 50 लाख की आर्थिक मदद प्रदान की गई। यहाँ 30 बेड को लगाया गया। यहाँ पर 4 बेड पोस्ट ऑपरेटिव है और 10 बेड एयर कंडीशनर है। यहाँ वार्ड के लोकार्पण कार्यक्रम में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और भाजपा नेता प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ शामिल हुए। राठौड़ और जोशी ने भामाशाहों द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्यों को लेकर आभार जताते हुए कहा कि जब भामाशाह सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगते हैं तो वह राजधर्म बन जाता है। यह बहुत बड़ी जन सहभागिता का कार्य है। लोकार्पण कार्यक्रम में आनंद राठी ग्रुप के सुरेश राठी, सौरभ राठी, तेज बहादुर माथुर, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कठावा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित आदि मौजूद रहे। हॉस्पिटल को उन्होंने हमको ये मौका दिया मानव सेवा के साथ में काम करने का। मेरी खाली एक ही सभी भामाशाहों से रिक्वेस्ट है कि दिल खोलकर सामाजिक काम में खर्च करें
नहीं तो उनको दिल खुलवाना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, जब जन सहभागिता हो जाती है और भामाशाह सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने लग जाते हैं तो वो राजधर्म का सबसे अच्छा पालन होता है। जोधपुर के लाल आनंद जी राठी, सुरेश जी और यहाँ मानव सेवा संस्थान में आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब, मुंद्रा साहब और उनकी पूरी टीम, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, जल हो, और इस हॉस्पिटल में नित्य निरंतर नवाचार, अपना पसीने से अर्जित किए हुए धन को लोक कल्याण के लिए लगाते हैं। इससे बड़ा कोई अनूठा उदाहरण नहीं। आज ऑर्थोपेडिक्स विंग का ये जो रिनोवेशन करके आज आपने और हमने की मौजूदगी में जो लोकार्पित हुआ है, शायद ये कई लोगों को प्रेरित देगा जो धन लगाना चाहते हैं और जनता को जिससे राहत मिल सके। जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जाते थे वो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मानव सेवा संस्थान और राठी परिवार के सहयोग से ही संभव हुआ है। आशा ही पूर्ण विश्वास है अस्पताल प्रशासन उनकी भावनाओं को समझेगा ताकि हर जन जो दुख दर्द के अंदर आता है उसको राहत मिल सके और चिकित्सा सुविधा मिल सके। एक बार पुनः सभी का आभार जिन्होंने निरंतरता इस प्रक्रिया को जारी रखा है और आगे भी इन हॉस्पिटलों में और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो इनका सेवा धर्म का जो उद्देश्य है, जो मानव सेवा जिसके नाम के साथ होती है, वो जारी रहे, ये मैं शुभकामना देता हूँ। मैं मानव सेवा संस्थान से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय घनश्याम जी भाईसाहब साहब कई बार यहाँ आने का मौका मिला। जिस तरह की मानव सेवा संस्थान यहाँ कार्य कर रही है पूरे प्रदेश में अनुकरणीय उदाहरण है। मैं उनको बधाई देता हूँ और आज इस वार्ड का जो अत्याधुनिक ढंग से लोकार्पण जो किया है और एक सब फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की है आनंद राठी ग्रुप को, वो आनंद राठी जी और सूर्य राठी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस तरह की फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ेगी, निश्चित रूप से समाज का गरीब से गरीब तक का उसको लाभ मिलेगा ये। और इसकी मेंटेनेंस भी जिस तरह से उन्होंने हाथ में ली है, मैं उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ का पूरा मेडिकल स्टाफ पहले से ही सेवा में तत्पर है और भी अधिक अपनी ताकत लगाकर, क्योंकि यहाँ जो आने वाले लोग सब निम्न या गरीब तबके के लोग होते हैं, उनकी सेवा ही धर्म समझ कर अपना कार्य करेंगे। लंबे समय से यहाँ व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है और सब चिकित्सक भी बहुत अच्छे हैं। मैं सबको दिलीप जी कटरा के नेतृत्व में जो पूरी टीम है उनको भी बधाई देता हूँ कि वो लगातार समाज के साथ संपर्क करते हुए किस तरह से भामाशाहों को प्रेरित करते हैं। और जोधपुर में तो एक परंपरा है, हर हॉस्पिटल में आपको आजकल है ना ये ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी और मानव सेवा संस्थान उसमें सबसे अग्रणी है। मैं पुनः मानव सेवा संस्थान के मुंद्रा जी को, मेरे बड़े भाई आदरणीय घनश्याम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार जोधपुर शहर में एक परंपरा कायम कर दी और एक रिकॉर्ड कायम किया है और आने वाले दिनों में भी और अधिक भामाशाह जुटकर इन सेवा कार्यों में लगेंगे। ऐसी मेरी कामना। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे कर्मचारी केवल एक मांग पर अड़े हैं कि उनकी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। यदि केंद्र सरकार उनकी एकमात्र मांग को नहीं मानती है तो आगामी दिनों में हड़ताल पर जाना विकल्प रहेगा। वे आज जोधपुर प्रवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी काफी समय से ओपीएस लागू करने की मांग उठाते रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए रेलवे की तरफ से गत महीने बैलेट करवाया गया था जिसमें कई केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपना मत दिया है। आगामी 15 दिसंबर को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले केंद्र सरकार से फिर बात कर ओपीएस का मुद्दा रखा जाएगा। रेलवे को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कल हड़ताल की जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों ने देश की खून सेवा की है, कई ने प्राण भी गंवाए हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं किए बगैर उन्होंने बलिदान दिया। ओपीएस लागू करवाने के लिए जल्द ही हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अभी हम 15 तारीख को मिलेंगे, 15 तारीख को फैसला करेंगे कि क्या तिथि फिक्स की जाए। लेकिन ये निश्चित है कि ये जो भी हड़ताल का नोटिस वगैरह देना है वो फरवरी से पहले ही देना है। फरवरी के बाद कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि फिर चुनाव आ जाएंगे, सारे लोग चुनाव में लग जाएंगे और हड़ताल करनी है या कुछ करना है तो उससे पहले होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अधिवक्ता संगठन राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को होंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर रणजीत जोशी व रत्नाराम ठोलिया के बीच सीधा मुकाबला है।
वहीं महासचिव तथा सह सचिव के लिए 6 अधिवक्ताओं के बीच संघर्ष होगा। पुस्तकालय सचिव के लिए 3 महिला अधिवक्ताओं के बीच मुकाबला है। उपाध्यक्ष के लिए 4 तथा कोषाध्यक्ष पद पर 5 अधिवक्ता चुनावी मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे राजस्थान में एक ही दिन सभी अधिवक्ता संगठनों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। उपचुनाव अधिकारी अर्जुन राम चौधरी ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी वर्ष 2023 से 24 के वार्षिक चुनाव में 26 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए रंजीत जोशी, रत्नाराम ठोलिया, उपाध्यक्ष पद के लिए धीरेन्द्र दादिच, गजेंद्र सिंह तंवर, मुकेश कुमार व्यास, शीतल जैन, महासचिव पद के लिए भुवनेश छंगानी, कंवरलाल बिश्नोई, मंडल दत्त कल्ला, निर्मल सिंह मेफावत, रामप्रकाश प्रजापत तथा शिवलाल मेघवाल, पुस्तकालय सचिव पद के लिए कांता राज पुरोहित, कीर्ति सोनी व श्वेता अग्रवाल, सह सचिव पद के लिए अमित दहिया, भारतेंदु परिवार, छोटू सिंह राठौड़, मोहन राम, नीतू गुड़िया, विजेंद्र पुरी तथा गोपाल सिंह चारण, मोहनलाल बिश्नोई, प्रदीप जैन, विजय शर्मा और विमल कुमार माहेश्वरी मैदान में है। चुनाव में कुल 3598 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 6 पदाधिकारी को चुनेंगे। सभी मतदाताओं ने शपथ देकर घोषणा कर चुके हैं कि वह एक ही संगठन से जुड़े हैं। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के चुनाव भी कल होंगे। चुनाव में पहले ही नाम वापसी के साथ पुस्तकालय सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पुस्तकालय सचिव पद के लिए एक नाम वापसी के बाद मैदान में एक ही प्रत्याशी होने से चिराग कोठारी का निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया जा चुका है। चुनाव अधिकारी राजेश पवार ने बताया कि शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित, सचिव आचार्य व सचिन आचार्य एवं राजेंद्र सिंह शेखावत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए पिंटू पारिक व प्रद्युमन सिंह, महासचिव पद पर मनीष टाक व निहार जैन, सह सचिव पद पर ऋषि सोनी और विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर रत्नाराम और शुभम मोदी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कार्यकारिणी सदस्य के 6 पदों के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें दीपिका सोनी, गोपाल सांधु, जय नवीन, खेत सिंह राजपुरोहित, खुशबू व्यास, मदन सिंह राठौर, महिपाल बिश्नोई, राहुल व्यास व सुनील दत्त के बीच मुकाबला होगा। कल 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। चुनाव का समय 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। चुनाव जो है 6 पदों के लिए होगा, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सह सचिव पद, महासचिव पद, पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव करवाने के लिए हमने 4 मतदान केंद्र बनाए हैं। 3 मतदान केंद्र पुराने परिसर में रहेंगे, 1 मतदान केंद्र राजस्थान के नए हाईकोर्ट बिल्डिंग में होगा। कुल मतदाता है 3728 और मतदान के लिए जो अधिवक्ता आएंगे उनको अपना मतदाता पहचान पत्र के तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का परिचय पत्र या बार काउंसिल का परिचय पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। चुनाव के लिए किसी प्रकार की सामग्री वितरित नहीं की जाएगी। प्रचार सामग्री कोई क्लीन कैंपस का ध्यान रखा जाएगा। काउंटिंग होगी जो सुबह शाम को चुनाव के टाइम के बाद में हो जाएगी, 7 बजे के शुरू हो जाएगी। देर रात तक मतगणना जारी कर दी, परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस गुरुवार को गौरवमय ढंग से मनाया गया। इस दौरान कई अधिकारियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का बैच लगाया गया। सभी ने सेना के सहयोगार्थ अर्थदान किया। वहीं वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दिलीप सिंह खंगारोत ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर एवं जिला क्षेत्र के अधीन समस्त राजकीय कार्यालय व विभागों के पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में आज जिला कलेक्टर कार्यालय में मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सहित कई अधिकारियों ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस का बैच लगाया। इस अवसर पर वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में झंडा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक तथा उनकी वीरांगनाओं ने भाग लिया तथा उनके द्वारा दान राशि दी गई। दान में प्राप्त राशि युद्ध वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों, विधवाओं और बच्चों के कल्याण में खर्च की जाती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि भारतीय सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के कल्याण के लिए इस दिन धन संग्रह किया जाता है। उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है।
इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1949 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्रित करना है। इस राशि से युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, सेवा में कार्यरत कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण व सहयोग से सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए धनराशि एकत्रित करते हैं। हर वर्ष 7 दिसंबर को पूरे देश में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है और आज के दिन हम शहीदों को और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा को हम याद करते हैं। आज के दिन देशवासी मन खोल के ये जो फंड है इसमें वो दान देते हैं और डोनेशन देते हैं और ये जो फंड है ये हमारे एक फौज का एमलगेमेटेड फंड है उसके तहत आता है और ये जो फंड है ये शहीदों के परिवार के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के काम में आता है। इसमें हमारी कुछ जो योजना है वो इस प्रकार से है कि हवलदार तक की रैंक के भूतपूर्व सैनिक की 2 पुत्रियों के लिए उनकी शादी के लिए हम 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देते हैं। इसके अलावा मेडिकल चिकित्सा उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, लकवा और लेप्रेसी जैसे रोगों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा तत्काल आर्थिक सहायता भी देते हैं उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कि सामाजिक, पारिवारिक और प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए जो कि टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये राशि 15,000 रुपये सालाना है। इसके अलावा हम एक मुश्त 15,000 की राशि उन बच्चों को देते हैं जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी का एग्जाम पास करते हैं और आगे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। आज यहाँ पे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई जिसमें तमाम विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित थे और उनको इस फ्लैग डे का महत्व समझाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वो इसमें अपने विभागों के द्वारा भी इसमें योगदान दें। और इस उपलक्ष्य पर आज हमने वीरांगनाओं को बुलाया और शौर्य चक्कर विजेताओं को बुलाया और आज उनके यहाँ पे हमने सम्मान किया और फ्लैग कलेक्टर साहब को, एडीएम फर्स्ट को और डिविजनल कमिश्नर साहब को और जो तमाम यहाँ पे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको फ्लैग लगाया गया। ग्रीष्म काल में प्रस्तावित इंदिरा गांधी नहर बंदी के लिए जल भंडारण तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 9 दिसंबर को जोधपुर शहर में समस्त फिल्टर हाउस में सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 9 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 10 दिसंबर को तथा 10 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 11 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि झालामंड एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र, सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 10 दिसंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 11 दिसंबर को एवं 11 दिसंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 12 दिसंबर को होगी। जोधपुर के द सोल ऑफ म्यूजिक संस्थान की ओर से 9 दिसंबर की शाम 6 बजे एक बार फिर महिला पीजी महाविद्यालय प्रतापनगर रोड के सभागार में सदाबहार गीतों भरी म्यूजिकल इवनिंग का शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधान संरक्षक गिरीश माथुर ने बताया कि द सोल ऑफ म्यूजिक संस्थान हमारे दर्शकों में मधुर गीतों का वही पुराना स्वाद बरकरार रखने के उद्देश्य से अब तक 2 मेलोडियस गीतों के सफल कार्यक्रम कर चुकी है। इस बार भी एक से बढ़कर एक गीतों की मधुरता से दर्शकों के दिलों पर दस्तक देने जा रही है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद सिंगल ने बताया कि मेलोडी के जादूगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एवं अरेंजर जगदीश हर्ष, चंदन बैनर्जी, अजय पुरोहित की आवाजें भी सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही डॉक्टर विवेक भारद्वाज, गिरीश माथुर, प्रमोद माथुर, संजय माथुर, अमित बोरा, किशोर चलानी, विभा व्यास, नेहा हर्ष बोरा, दमयंती इनानी सहित
बेमिसाल ऑर्केस्ट्रा भी सुनने को मिलेगा। विशेष परफॉर्मर वीणा पारी की मधुर आवाज भी सुनाई देगी। दिनांक 9 दिसंबर को हमारी जो संस्था है उसके द्वारा महिला पीजी महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 कार्यक्रम हो चुके हैं द सोल ऑफ म्यूजिक के अंडर में, और इसके कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो श्री प्रमोद जी सिंगल हैं। और दोनों कार्यक्रम जो पिछली बार हुए उसकी डिमांड को देखते हुए हमने फिर से ये प्रोग्राम महिला पीजी में 9 तारीख को रखा है। संगीत एक ऐसा मेडिटेशन है जिसके कारण कई लोग छोटे से बड़े हुए हैं संगीत सुनते सुनते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस दौड़-भाग के युग के अंदर आदमी को फुर्सत नहीं है, और हमारे वैज्ञानिकों का भी मानना है कि संगीत का प्रभाव आदमी के दिमाग पे बहुत जल्दी असर करता है। विद्वानों ने कहा है कि यदि गम के गीत नहीं होते तो आधी दुनिया जरूर आत्महत्या कर लेती। आज हम सब भी छोटे से बड़े देश के महान गायकों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। आज हमारे बीच में मोहम्मद रफ़ी नहीं है, मुकेश जी नहीं है, किशोर कुमार नहीं है, तलत साहब नहीं है। इनके जाने के बाद कई युग बीत गए, इनको टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वास्तव में इनके निधन के बाद एक शून्य उत्पन्न हुआ, और देश के करोड़ों लोगों ने, इनको खुद को पता नहीं था कि हमें देश की जनता कितनी चाहती है। उन्हीं के गीत सुनने के लिए हमारे बहुत ही मंजे हुए कलाकार हर्ष जी हैं, और प्रमोद जी हैं, किशोर जी हैं, संजय जी हैं, ये सब अपना, और भी हैं कई, नेहा जी हैं, ये अपना गायन प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश में मौसम शुष्क होने के साथ ही अब लगातार सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने के साथ सर्दी तेज होगी। मौसम शुष्क रहेगा, हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट आएगी। इसके असर से सर्दी और बढ़ जाएगी। आगामी 11 दिसंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ बनने से सर्दी बढ़ने के आसार बने हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में रात के पारे में भी कमी आने से सर्दी का असर और तेज होगा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा व उसके आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। दक्षिण पूर्व राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था, जो अब कम हो गया। वहीं 11 दिसंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कई शहरों में पारा गिरने से सर्दी बढ़ी है, वहीं कुछ शहरों में पारा बढ़ने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। माउंट आबू में कल तापमान माइनस में था, वह आज बढ़कर 1.5 पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिनों में उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इससे कई शहरों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, जनता में सस्पेंस बरकरार, रात तक हो सकता है खुलासा। राठौड़ और जोशी का एमडीएम अस्पताल में निरीक्षण, बंद पड़े कार्डियक सेंटर पर बिफरे। एमडीएम में नए ऑर्थो वार्ड का लोकार्पण। रेल कर्मचारी कर रहे पुरानी पेंशन योजना की मांग, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव कल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।